हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 7वीं विज्ञान का पेपर आपका बिल्कुल आपका रियल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, प्रश्न पत्र 2022-23 है और यहाँ पर हिंदी माध्यम के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा हमारा, 1 से लेकर 22 तक सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपका ये लास्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। और इसके पिछले पार्ट्स में हमने कुछ प्रश्न जो रह गए थे हमारे, पूरे इस वीडियो में आपको कवर करा देंगे 1 से 22 तक के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सभी प्रश्न एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर 22 आपके प्रश्न रहने वाले हैं और 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, 50 में से 50 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश है। निर्देश में देख सकते हैं प्रश्न पत्र और प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे लिखना है आपको, ठीक है। जो स्थान है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपका ये वीडियो आ चुका है बिल्कुल 6 बजे, ठीक है। तो अच्छे से पूरे प्रश्न करेंगे हम। चलिए देखते हैं, यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। प्रश्न पहला आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपके सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आ और बा, ये आपकी सही जोड़ी है। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको बताना कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, बसा से आपको मिलेगा घी तेल, ठीक है। और विटामिन आपका ए होता है गाजर में, विटामिन सी होता है आंवला में, विटामिन डी होता है सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से। तो इसमें बताना कि कौन सा आपका सही है। तो आपको देखो पता है कि बसा है घी तेल में होता है, तो पहले का ए वाले का होना चाहिए सेकंड वाला। तो किस में है, इसमें तो दूसरा है, इसमें ये है, इसमें ये है, बल्कि इसमें जो है सही है ए का दूसरा। तो यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी बी का एक ही हो जाएगा, ठीक है, बी का एक हो जाएगा। सी का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, सी का चौथा हो जाएगा। डी का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सभी इसमें मैच कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है। जल में पूर्णतः विलेय यानी कि जल में पूरी तरह से घुल कौन सकता है। तो देख सकते हैं कि चीनी है, वो घुल सकती है, बाकी नहीं घुल सकते। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है। तो उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन यानी जिन्हें फिर से किया जा सकता है। जैसे कि दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ ये हो सकता है। गीला कपड़ा है उसको सूखा कर सकते हैं, मतलब सुखा सकते हैं। फिर सूखा है तो उसको हम गीला कर सकते हैं। कली से फूल बना, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए, पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते कैसे होते हैं। तो चौड़े फलक वाले होते हैं, ठीक है। तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौड़े फलक वाले होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ पर, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है। तो जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए छठा प्रश्न देख लेते हैं, सिलाई मशीन में सुई की गति करना निम्न में से किस गति का यहाँ पर उदाहरण है। तो इसमें देखिए, रेखीय है, वृत्ताकार है, दोलनी है, आवर्ती गति है। तो इसमें सही उत्तर आवर्ती गति हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न देख लीजिए। सातवां प्रश्न, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें देखिए एक परिपथ दिया गया है, इसमें ये बल्ब लगा है और यहाँ से एक एक तार यहाँ पर छूटा है और एक तार यहाँ से है और एक तार यहाँ से जुड़ा हुआ है इस बल्ब से। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे इस जगह पर ताकि ये जल जाए। यहाँ पर ऐसी चीज़ रखनी होगी जिसमें करंट जा सकता है। तो आप देख सकते हैं गंधक में नहीं जाएगा, कोयला में नहीं जाएगा, लकड़ी में नहीं जाएगा, लोहे की छड़ में आपका करंट चला जाता है। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो लोहे की छड़ यहाँ पर रख देंगे तो बल्ब जो है जल जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही, ठीक है। आठवां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती के दो भिन्न भिन्न नलिकाओं, चित्र ए व बा, चित्र आ व बा में देखता है, किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो देखिए, ये नलिका जब पूरी सीधी है तो इसे स्पष्ट दिखाई देगी, और इसमें टेढ़ी है तो इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि प्रकाश नहीं आ पाएगा इसमें से। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन आ है, केवल आ चित्र में, ठीक है, आप देख सकते हैं केवल आ चित्र में ही आप देख सकते हैं, इस चित्र में ही दिखेगी उसको, इसमें नहीं दिखेगी। तो इसमें दिखेगी, तो ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा। तो दो चुंबकें हैं, उसके समान ध्रुव, ठीक है। वैसे एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो ये तो चिपक जाएंगे आपस में क्योंकि ये विपरीत ध्रुव है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ ही नॉर्थ यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव हम पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण होता है, सदैव प्रतिकर्षण होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, लंबाई का ऐसा ही मात्रक है। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है।
अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 11 से 20 तक। तो 11 क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर में आयोडीन, लौह, कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी पूर्ति करने के लिए आवश्यक स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, लोहा की कमी से एनीमिया रोग और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेनिया रोग हो सकता है। तो ये सभी रोग हैं जो हो जाते हैं, और इनसे हमें बचने के लिए, मतलब इन रोगों से दूर रहने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो सेवन करने चाहिए, जैसे कि दूध है, अंडा, मछली, ये सभी हमें लेने चाहिए अपने खाद्य पदार्थों में। पालक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पदार्थ हैं जिससे हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए। कठोर पदार्थ एवं कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सके उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। मतलब जिनको आसानी से आप दबा नहीं सकते बिल्कुल, जैसे रुई है, तो रुई को आप जितना दबाएंगे तो वो दबती जाएगी, बिल्कुल संपीड़ित हो जाएगी, लेकिन पत्थर को नहीं दबा सकते आप इस प्रकार से। ठीक है, तो यही है, इसके उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहा है, ये आपका कठोर हो जाएगा, पत्थर भी कठोर है, रुई रुई कोमल है, मोम कोमल है, क्योंकि उनको हम संपीड़ित कर सकते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न देख लीजिए। बैलगाड़ी के पहिए पर धातु का रिम कैसे चढ़ाया जाता है? रिम को कैसे चढ़ाते हैं? तो रिम को गर्म किया जाता है, जैसे इस प्रकार से रिम होता है, ठीक है। और ये आपका पहिया है बैलगाड़ी का, ठीक है। तो बैलगाड़ी के पहिए पर, ठीक है, ये ऐसा पहिया होता है, लकड़ी का होता है, जो ऐसा बना होता है। तो हम जो इसके ऊपर रिम चढ़ाते हैं, ठीक है, वो लोहे का होता है। अब जो लोहे का रिम है तो उसको हम पहले गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करेंगे तो ये फैल जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और पहिया जैसे इतना है मान लो, ठीक है। और जैसे ये ठंडा होगा तो ये चिपक जाएगा इससे, क्योंकि ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस पर चढ़ जाता है, पूरा बिल्कुल फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका प्रोसेस, देख सकते हैं। रिम को गर्म किया जाता है जिससे ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है और यह पहिए पर आसानी से जाता है, तथा ठंडा होने के साथ साथ रिम का आकार घटता है और पहिए को अच्छी तरह से जकड़ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। घास स्थल में रहने वाले किन्हीं दो जीवों का उदाहरण देकर उन्हें उस स्थिति में रहने हेतु कौन से गुण उसमें परिलक्षित होते हैं? तो घास के मैदानी क्षेत्र में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, मांसाहारी जंतु से जो शेर हैं, बाघ, चीता आदि रहते हैं। हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर, चीता को आदि को तीव्र गति से भागना पड़ता है, तीव्र गति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का कोई एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो 3 अंक का प्रश्न देख लीजिए। उद्दीपन क्या होता है? बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन को प्रति अनुक्रिया, जैसे कोई, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। पौधे उद्दीपन के प्रति ऊष्मा एवं प्रकाश प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि जब हम बैठी हुई चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। ये जंतु में उद्दीपन का उदाहरण है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, जैसे चिड़िया को पता चल जाता है कोई आ रहा है तो वो वहाँ से उड़ जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हमें कोई चीज़ हम महसूस कर लेते हैं तो वही उद्दीपन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न देख लीजिए। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता असमानता लिखिए। तो समानता तो ये है कि वो लोग क्या है, एक ही प्रकार की गति है। पहिया चल रहा है तो वो घूर्णन ही कर रहा है, और पंखा जो चल रहा है वो भी घूर्णन ही कर रहा है, ठीक है। पंखा है तो वो भी घूर्णन ही कर रहा है, घूम तो ऐसे ही रहा है ना, पहिया भी ऐसे ही घूम रहा है। तो इसमें हो तो घूर्णन गति रहे, तो समानता ही हो जाएगी कि किसी चलते पहिए और चलते हुए छत के पंखों की गति में समानता यह है कि दोनों में घूर्णन गति है। जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतर गति नहीं करता। जो पंखा है वो तो लगा ही हुआ है, वो थोड़ी यहाँ से वहाँ जा रहा है। जबकि जो साइकिल है, साइकिल जो पहिया है, तो आप देख सकते हैं जो साइकिल का पहिया है वो कैसे जाएगा, यहाँ से चल चल के आगे चले जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साइकिल का जो पहिया है वो गति करता है और यहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाएगा, तो ये स्थानांतरित गति होती है। 17वां प्रश्न देख लीजिए। प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करना है। तो हाँ, प्रकृति में परिवर्तन की घटना, यहाँ पर परावर्तन है, सॉरी परिवर्तन नहीं है, मैं परिवर्तन पढ़ दिया, तो इसमें परावर्तन है। परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई यहाँ पर दीवार है, जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा तो उसी माध्यम, ठीक है, प्रकाश की किरण इस प्रकार से टकरा के तो उसी प्रकार से वापस चली जाएगी, तो ये होता है परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है? किसी चिकनी सतह पर प्रकाश का आकर टकराकर उसी माध्यम से, मतलब वहीं से फिर वापस लौट जाना, ठीक है।
तो ये परावर्तन होता है। तो देखिए परावर्तन की घटना को देखते हैं। इसका उदाहरण है अंधेरे कमरे में प्रकाश का प्रवेश करने पर कुछ मतलब अंधेरे में जैसे हम जाते हैं अंधेरे कमरे में तो उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम गेट खोल देते हैं तो उसमें प्रकाश चला जाता है या रोशनी चालू कर देते हैं तो प्रकाश जाता है। प्रकाश जाएगा तो फिर परावर्तन होगा, पूरा प्रकाश यहाँ से फैलेगा, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे फैलेगा, तो फिर हमें जो भी चीज़ें हैं तो वो दिखाई देने लगेंगी। तो ये हमारा उदाहरण भी हो जाएगा। 18वां विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ और ऑन दोनों स्थिति में किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होता है। ठीक है, आप देख लीजिए 19वां है, यहाँ पर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये सेल लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं ये टर्मिनल इसके बना दिए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस से माइनस की ओर विद्युत का यहाँ पर दिशा होगी। 20वां क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट करना है। तो चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, स्टील, कोबाल्ट, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब नहीं चिपकते हैं चुंबक में। ठीक है, दीर्घवृत्तीय। अब 21 और 22 आ गया हमारा अंतिम प्रश्न है, इसको भी हम कर लेते हैं। देख लीजिए 21वां है अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने वाले ऊंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो अनुकूलन क्या होता है? किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने में एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कोई जगह है, वहाँ पर कोई जीव रह रहा है, तो उसमें उस प्रकार की परिस्थिति में रहने के लिए उसका शरीर ढला होगा। ठीक है, शरीर का ढलने से मतलब क्या है कि जैसे कि जहाँ पर कम पानी है तो जंतु में ऐसा अडाप्टेशन, ऐसा अनुकूलन होगा, ऐसा उसका शरीर होगा कि उसे कम पानी में भी काम चल जाता है। जैसे रेगिस्तान में ऊँट रहता है तो उसे पानी, वहाँ पर पानी होता भी नहीं है ज़्यादा, तो वो कम पानी में भी रह सकता है। तो उसका शरीर इस प्रकार से अनुकूलित हो चुका है कि वो कम पानी में भी रह सकता है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, अनुकूलन होता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और मरुस्थल में रहने वाले ऊँटों की विशेषता निम्न है कि पहला तो है कि ऊँट के लंबे पैर होते हैं, जैसे गर्म रेत से उसकी सुरक्षा करते हैं। रेत होती है वहाँ पर, तो उसको पैर जो है बहुत लंबे होते हैं, जिससे कि उसको शरीर को गर्मी नहीं मिलती है। ठीक है, गर्म नहीं हो पाता है उसका शरीर, क्योंकि पैर ज़्यादा लंबे होते हैं। ऊँट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, और साथ ही कम मात्रा में पानी भी पीता है। अब देखिए अंतिम प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट करिए। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जब मोम जल चुका है तो वह ऊष्मा एवं प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी है। लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है, परंतु मोम को गर्म करना मोम को पिघलाने के पूर्व सबसे प्रथम प्रक्रिया है। तो ये आपको हो जाएगा 22वां प्रश्न। तो इस प्रकार से हमने देखे 1 तक से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट पेपर का, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।